Hey everyone, this is Sahira and welcome to my channel. If you are aiming to score 95 plus in business studies in your board exam, then this video is for you. I scored 98 in business studies and believe me, I was not among the students who could memorize the whole chapter in just one go. But over the time, I realized business studies is not about cramming the things. It's about understanding the concepts and preparing strategically. So let's get straight to it. So the first thing I would recommend is case studies regularly practice करो. बहुत मिस्टेक्स जो बहुत स्टूडेंट करते हैं कि वो चैप्टर को तो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेते हैं बट केस स्टडीज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं. बिलीव मी, एग्ज़ाम लेवल की जो केस स्टडीज़ होती हैं वो इतनी ट्रिकी हो सकती हैं कि अगर आपने बहुत सारी केस स्टडीज़ प्रैक्टिस नहीं की तो आप इजीली ट्रिक हो जाओगे. और मेरे को पर्सनली डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत आती थी. इवन दो वो कॉन्सेप्ट मुझे बाय हार्ट लर्न था, बट जब केस स्टडीज़ में वो क्वेश्चन पूछा जाता था उस टॉपिक के रिलेटेड तो मैं हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की जगह डेलीगेशन और वाइस वर्सा लिख के आ जाती थी बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज़. सो यू मस्ट प्रैक्टिस एज मैनी केस स्टडीज़ एज यू कैन. ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस सिर्फ ऑरली नहीं करनी. मतलब आई वुडंट से कि आप हर एक केस स्टडीज़ को लिख के देखो. ऑब्वियसली वी वुडंट हैव दैट मच टाइम इन आवर प्रैक्टिस पीरियड, बट आप इतने केस स्टडीज़ तो ज़रूर रिटन प्रैक्टिस करो कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए. Like imagine knowing every answer in the exam but not being able to complete the paper on time. How frustrating that would be. So you must work on your writing practice as much as you work on other things. Now the next thing I would suggest कि NCERT को बिल्कुल इग्नोर मत करना. आई नो हर स्कूल की अपनी एक रेफरेंस बुक होती है जो वो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता है, बट NCERT को बिल्कुल इग्नोर मत करना. मैंने पर्सनली NCERT 1 से 2 बार रीड की थी क्योंकि क्वेश्चन और केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करने से इतना तो आइडिया हो ही गया था कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वाइल रीडिंग द NCERT मैंने वो टॉपिक्स को अंडरलाइन करके रख लिया था ताकि लास्ट डेज बिफोर द एग्ज़ाम मुझे कुछ हैफेजार्डली नहीं पढ़ना पड़े. मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट हो जो मुझे क्विकली रिवाइज करने को मेरे पास हो. इस तरह से मेरी NCERT जो है वो भी स्किप नहीं होगी. और बिलीव मी, बोर्ड्स के क्वेश्चन में कभी कभी तो NCERT की डायरेक्ट कीवर्ड्स और लाइंस पूछी जाती हैं. सो NCERT इज़ अ मस्ट फॉर योर 12th एग्ज़ाम्स. ऑल्सो दिस वुड हेल्प यू इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन गिविंग द CUET एग्ज़ाम. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ MCQ प्रैक्टिस. अब ये सेम चीज़ मैंने अपनी अकाउंट्स वाली वीडियो में भी बोली थी. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच दैट टू. MCQs ऐसा पार्ट है जहाँ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली ट्रू. अगर आपने एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपके 15 मार्क्स MCQs के कहीं नहीं गए. बट आप ऐसा मत सोचिए कि आप MCQs में पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने एम्पल प्रैक्टिस नहीं की MCQs की. यू हैव टू सॉल्व एज मैनी MCQs एज यू कैन क्योंकि MCQs बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं. सो मेक श्योर दैट आफ्टर एवरी चैप्टर आप MCQs प्रैक्टिस करें एंड फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम आप मिक्स्ड MCQs के प्रैक्टिस करें. लाइक जब हम चैप्टर वाइज MCQs करेंगे तो हमें पता होगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर से हम MCQ कर रहे हैं तो आंसर भी अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा. बट जब आप मिक्स्ड MCQs की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो नाउ द फोर्थ थिंग वुड बी कंसिस्टेंसी इज़ द की. थ्योरी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं. अगर अकाउंट्स में आपको एक दो चीज़ें भूल भी गई ना तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस चीज़ को अपने लॉजिक से रीबिल्ड कर सकते हो. बट थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेन चैलेंज ही रिटेंशन का होता है. अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और फिर उसको नेक्स्ट वीक तक या काफ़ी टाइम तक रिवाइज नहीं किया ना तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर एकदम वैनिश हो जाएगा आपके माइंड से. But this does not mean that you need to spend hours on that particular subject. Spending 15 to 30 minutes daily on that subject is completely perfect.
The last and the most underrated advice which makes a huge difference. बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट तो पता होता है बट वो अपनी कैजुअल लैंग्वेज में आंसर्स को लिख के आ जाते हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. बट जो एक एग्जामिनर होता है उसको हंड्रेड्स ऑफ आंसर शीट्स चेक करनी होती हैं एंड ऑब्वियसली द एग्जामिनर वुड बी मच मोर फैमिलियर विद द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड द कीवर्ड्स. और अगर उसको आपकी आंसर शीट में ऐसे वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे तो वो क्विकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपको आंसर्स आते हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड NCERT या जो आपकी रेफरेंस बुक में है वही चीज़ें लिखनी है. अगर आप कीवर्ड्स लिख के आ रहे हो तो दैट्स इनफ. और एक और चीज़, जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो यू मस्ट अंडरलाइन द कीवर्ड्स और द इम्पॉर्टेंट लाइन्स विद द पेंसिल्स. अब ऐसा नहीं कि आप अपना एग्ज़ाम छोड़ के और अंडरलाइन करने बैठ जाओ, नहीं. वंस यू आर डन विद योर एग्जाम्स एंड वाइल यू आर रिवाइजिंग द एग्ज़ाम यू मस्ट अंडरलाइन. इससे क्या होता है ना कि टीचर को आपका आंसर्स प्रिसाइज लगता है और उसको पूरा आंसर गो थ्रू नहीं करना पड़ता, उसके लिए इतना हेक्टिक नहीं होता और वो क्विकली आपको मार्क्स दे देता है. So yeah, that's it for the today's video. I hope you found this video helpful. और अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे इन पॉइंट्स को खास ध्यान में रखना. And believe me, if you are aiming for it, you are gonna get it. Just a little more efforts. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.